अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 विच इज़ एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। हम अभी तक जिन स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो हैं फिनेटिक्स, न्यूमेरिकल फिनेटिक्स, और दूसरा हमने क्लाडिस्टिक्स की बात कही है। अभी जो है वो अब हम थर्ड स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे, जिसे सिम्पसन मेयर स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि सिम्पसन और मेयर वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बेटर डेवलप किया था। और इनको ये है एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रांगली फॉलो करते हैं डार्विन्स के रूल को, और इनके अकॉर्डिंग नेचुरल सिस्टम जो हैं वो फाइलॉजनी पे बेस होने चाहिए, और जितने हायर टैक्सा हैं वो मोनोफाइलेटिक होने चाहिए। ये नहीं होलोफाइलेटिक नहीं, बल्कि मोनोफाइलेटिक का ये कॉन्सेप्ट देते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा कि जब ये फाइलॉजनी की बात करते हैं तो इनमें और क्लैडिस्ट में एक मेन डिफरेंस ये है कि जैसे क्लैडिस्ट में हमने शुरू में बात कही थी कि क्लैडिस्ट जो हैं वो ये तो बात करते हैं कि स्प्लिटिंग हुई है, एवोल्यूशन हुई है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो एनाजेनेसिस है, यानी एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस है, वो इसको इग्नोर करते हैं, तो वो पूरी फाइलॉजनी की बात नहीं करते। लेकिन एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में जो है वो दोनों बातें की जाती हैं। एक तो ये कि डिसेंट्स एंसेस्टर जो हैं वो डिसेंडेंट्स में जो चेंज हो गए हैं, और साथ में ये कि वो उनमें जो सिस्टर ग्रुप्स बने हैं जितने भी हैं वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सिस्टर ग्रुप में एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, वो कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। तो एक और डिफरेंस जो है वो ये है कि क्लैडिस्ट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनस ग्रुप बनाए जाते हैं, और क्योंकि उनमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट उनके अंदर काफ़ी स्प्लिटिंग हो चुकी है, जबकि एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में कम ही लोग जो हैं वो एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट करते हैं और डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसी हेट्रोजेनिटी जो है वो कम है एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इनके अंदर ग्रुपिंग कम है, जबकि क्लैडिस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रुपिंग हो चुकी है। इनका जो तरीका है डील करने का एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का, वो डिफरेंट है क्लैडिस्ट एनालिसिस से। जैसे क्लैडिस्ट जो हैं वो सबसे पहले टैक्सा को डिलिमिट करते हैं। सबसे पहले जो है वो होलोफाइली वो तलाश करते हैं, उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो सिमिलैरिटीज़ हैं या जो भी करैक्टर्स हैं उनकी बेस पे टैक्सा को सेपरेट किया जाता है, डिलिमिट किया जाता है। उसके बाद उनको कॉमन एंसेस्टर के लिए टेस्ट किया जाता है, यानी उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि इनका एंसेस्टर सेम है या नहीं। उसके बाद ये मोनोफाइलेटिक टैक्सा बनाया जाता है। जबकि क्लैडिस्ट होलोफाइलेटिक टैक्सा बनाते हैं, वो सबसे पहले जो है वो एंसेस्टर को टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है सिमिलैरिटी या जो है वो देखते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं, और फिर उनको जो है वो रैंकिंग करते हैं। तो इस हवाले से भी ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से, या इनकी जो अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट हैं। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में और फिनेटिक्स में भी फ़र्क है, और वो क्या फ़र्क है कि फिनेटिक्स के जैसे स्पीशी कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते, जबकि एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में स्पीशी कॉन्सेप्ट एक वैलिड कॉन्सेप्ट है, इसे नेचर का फिनोमेना कंसिडर किया जाता है, और टैक्सा जो हैं वो एवोल्यूशन के प्रोडक्ट कंसिडर किए जाते हैं। थेरी हैज़ अ वैल्यू इन एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि एवोल्यूशन है ही एक थ्योरेटिकल अप्रोच। तो जबकि फिनेटिक्स जो हैं वो इस पर बिलीव नहीं करते हैं। इसके अलावा जो क्लैडिस्ट हैं उनकी बात को बिलीव माना जाता है। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन साइनेपोमॉर्फिस पर बिलीव करते हैं, और ये कहते हैं कि साइनेपोमॉर्फी बहुत ही वैलिड एविडेंस प्रोवाइड करती हैं क्लासिफिकेशन में। लेकिन साइनेपोमॉर्फिस के साथ साथ बाकी जो करेक्टर्स हैं, एपोमॉर्फिक करेक्टर्स हैं, आर्ट एपोमॉर्फिक करेक्टर्स हैं, या फिर इवन एंसेस्ट्रल करेक्टर हैं, उनको भी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो जो क्लैडिस्ट और एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के दरमियान डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर इस तरह से ये हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि क्लैडिस्ट जो हैं वो होलोफाइली की बेस पर टैक्सा को डिलिमिट करते हैं, जबकि एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में इसे मोनोफाइलेट फाइलेटिक टैक्सा बनाया जाता है। एंसेस्ट्रल करेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी जाती है, यानी हर एक करेक्टर, टोटलिटी ऑफ करेक्टर्स पर बिलीव किया जाता है। जबकि क्लैडिस्ट जो हैं वो हमने देखा था इनकी डिफ़िकल्टीज़ में कि वो सिर्फ और सिर्फ साइनेपोमॉर्फिस को कंसिडर करते हैं। हमने ये भी क्लैडिस्ट को ब्लेम किया था कि इन्होंने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके मतलब बदल दिए हैं, जैसे कि फाइलॉजनी है या मोनोफाइली है। तो ये जो एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में मोनोफाइलेटिक को इसके ओरिजिनल
टर्म में रखा जाता है, और पैराफाइलेटिक टेक्सा को भी जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि पैराफाइलेटिक टेक्सा क्लैडिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा सिस्टर ग्रुप को ज़रूरी नहीं है कि सेम रैंक दिया जाए, बल्कि डिग्री ऑफ डिफरेंस की बेस पे रैंक दिया जाता है। अगर सिस्टर ग्रुप जो है वो एंसेस्टर के करीब है तो उसका रैंक एंसेस्टर जैसा होगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं तो उनका रैंक अलग होगा। इसके अलावा एवोल्यूशनरी क्लासेस में बहुत ज़्यादा एविडेंसेस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बायोजियोग्राफी से हेल्प ली जाती है, इकोलॉजी स्टडी की जाती है, पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी किया जाता है। जबकि क्लैडिस्ट को हमने देखा था कि वो फॉसिल को प्लीजॉन कंसिडर करके उसको छोड़ देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं किया जाता एम्फेसाइज। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मोनोफाइलेटिक और होलोफाइलेटिक टेक्सा की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो मेन डिस्प्यूट है क्लैडिस्ट और एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की, वो यही है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो दिखाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ACEGI, क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम है, ये क्लैडिस्ट जो हैं वो इनको मिलाकर एक सिस्टर ग्रुप बनाएंगे और इनको मिलाकर एक सिस्टर ग्रुप बनाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें क्योंकि इनका एंसेस्टर सेम है तो ये सारे एक ही ग्रुप में आएंगे, और ऐसा ग्रुप होलोफाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा। जबकि जो एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के लिए ये क्लासिफिकेशन गलत है। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन वाले इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे जैसे कि यहाँ पर शो की गई है, लाइक दिस, कि ये जो टेक्सा हैं जो कि ज़्यादा रिलेट, ये सिस्टर ग्रुप्स हैं लेकिन ये आपस में ज़्यादा रिलेट करते हैं देन दी आई, या फिर बी जो है वो ए से ज़्यादा रिलेट करेगा देन दी के, क्योंकि ये इनमें डाइवर्जेंस ज़्यादा हो चुकी है। तो क्योंकि ये आपस में रिलेट कर रहे हैं तो इनको मिलाकर एक टेक्सा बनाया जाएगा जो कि मोनोफाइलेटिक होगा, यानी ये इन टेक्सा में मौजूद सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनका एंसेस्टर एक ही है। इसी तरह से ये जो टेक्सा है ये एक ही एंसेस्टर से डाइवर्ज हुआ है, लेकिन क्योंकि ये आपस में ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं इसलिए EGI को मिलाकर एक टेक्सा बनाया जाएगा। FHK का भी इंसेस्टर एक है, लेकिन क्योंकि वो आपस में ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं तो उनको मिलाकर एक टेक्सा बनाया जाएगा। होलोफाइली के लिए ज़रूरी है कि एक एंसेस्टर के सभी डिसेंडेंट्स जो हैं वो उसी टेक्सा में शामिल हों, जबकि मोनोफाइलेटिक टेक्सा के लिए ज़रूरी नहीं है। मोनोफाइलेटिक टेक्सा में ये ज़रूरी है कि जो आप टेक्सा शामिल कर रहे हैं जैसे IGE, उन सब का एंसेस्टर सेम हो। डिफरेंट एंसेस्टर के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप एक टेक्सा में नहीं रख सकते, मिल के होलोफाइलेटिक ग्रुप नहीं बना सकते। ग्रुप में सेम जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप है उसमें जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका एंसेस्टर सेम होता है, लेकिन उनकी आपस में सिमिलैरिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि इसमें से ईजी सी हम एग्जांपल देते हैं रेप्टाइल की। हम इमेजिन करते हैं कि ये जो रेप्टाइल्स हैं इनसे बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक हो गया। अब ये जो बर्ड्स और मैमल्स हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं यहाँ से, इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो लीनिएज है रेप्टाइल्स की, जिससे बर्ड्स और मैमल जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो C और D ये ऐसे होंगे जिनमें C में जैसे कुछ बर्ड लाइक करेक्टरिस्टिक होंगी और कुछ जो है वो रेप्टाइल लाइक करेक्टरिस्टिक होंगी। D टेक्सा में कुछ मैमल लाइक करेक्टरिस्टिक होंगी और कुछ रेप्टाइल लाइक करेक्टरिस्टिक होंगी, लेकिन स्टिल C और D जो हैं वो रेप्टाइल से ज़्यादा मिलेंगे बर्ड और मैमल की निस्बत। तो C और D को ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि उसको रेप्टाइल के साथ रखा जाए बजाय इसके कि बर्ड के साथ रखा जाए। जैसे कि क्रोकोडाइल्स जिनसे बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, तो क्रोकोडाइल को बर्ड के साथ नहीं रखा जा सकता सिर्फ इसलिए कि क्रोकोडाइल बर्ड के एंसेस्टर हैं, तो उनको बर्ड के साथ रखें। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये होलोफाइलेटिक टेक्सा हैं जो कि बनाते हैं क्लैडिस्ट, जबकि ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये मोनोफाइलेटिक टेक्सा हैं। इसमें ये देखा जाता है कि कहाँ पर ये जो डीमार्केशन लाइन है ये कहाँ पे ड्रॉ करनी है। किसी न किसी ऐसे करेक्टर को रखा जाता है जो कि बहुत क्रूशल करेक्टर हो, जिस हम कहें कि वो करेक्टर जब डेवलप हो गया है तो अब ये बर्ड लाइक हो गए हैं, और वो करेक्टर जब तक डेवलप नहीं हुआ है तब तक ये रेप्टाइल के टेक्सा में रखे जाएंगे। सेम इज़ द केस विद द मैमल।
जनरली मैमल और रेप्टाइल में हम स्कल अरेंजमेंट देखते हैं। जब स्कल जो है वो मैमल लाइक हो गई है तो हम कहते हैं कि ये अब मैमल, यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन हम ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ से अब ये रेप्टाइल मैमल में कन्वर्ट हो गए हैं। और जाहिर सी बात है ये हमें फॉसिल रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि ये किस तरह से जो है वो डिवीजन हुई है। तो ये मेन डिफरेंस जो है वो क्लैडिस्ट और जो एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन है उसमें।